तो साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोग एकदम मस्त और ज़बरदस्त होंगे, अपनी तैयारी को काफ़ी अच्छे तरह से कर रहे होंगे। तो साथियों, जैसा कि आप सबको मालूम होगा कि बिहार में जो है बहुत बड़ी संख्या में एक बार फिर TRE 4 के तहत जो है भर्ती आने वाला है। तो हम लोग जो है TRE 4 की तैयारी को बिल्कुल अच्छे तरह से शुरू कर दिए हैं। अब जो है TRE 4 को इस बार जो है बहुत ही अच्छे तरह से उसमें सफलता हासिल करना है। तो जैसा कि आप सबको मालूम होगा कि TRE 4 में अगर सोशल साइंस का सब्जेक्ट आपका है और उसमें से अगर आप हिस्ट्री और पॉलिटी लेते हैं तो आप लोग के लिए यह वीडियो काफ़ी मदद देने वाला है। तो अगर हम बात करें तो इसमें जो है किस तरह से प्रश्न को सम्मिलित किया गया है और आप इसको कौन कौन इस वीडियो को देख सकते हैं। तो TRE 4 में जो है क्लास अगर बात करें तो 1 to 5 के GS के लिए तो आप ज़रूर देख सकते हैं 1 to 5 के लिए, और 6 to 8 और 9 10th के लिए तो बिल्कुल स्पेशल ही है। जिसका 6 to 8 और 9 10th है तो उसके लिए तो काफ़ी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप सब देखे होंगे कि पिछले जो वीडियो में पहले बताए हुए हैं PYQ प्रश्न जो TRE 3, 2 और 1 में पूछा गया है, तो बिल्कुल उसी तरह से प्रश्न आप लोग को हम ऑनलाइन फॉर्म में आज लाए हैं। तो आप लोग ज़रूर अंत तक बने रहिएगा, वीडियो आप लोग देखिए। अगर आपको अच्छा लगेगा या फ़ायदा मिलेगा तो लगेगा कि इससे फ़ायदा हो रहा है तो आप लोग एक बार ज़रूर वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपको आगे हम जो है चैप्टर वाइज चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न को करवाने वाले हैं, जो जिसकी तैयारी अभी हम शुरू किए हुए हैं और उस पर काम चल रहा है। तो आइए हम पहला प्रश्न को देखते हैं। आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे पहला प्रश्न है कि समानता, स्वतंत्रता और भाईचारे का नारा किसकी देन है। तो आप सबको मालूम होगा कि यह फ्रांस की क्रांति की देन है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। तो फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1789 ईस्वी में हुई थी। तो फ्रांस की क्रांति किस लिए हुई थी? क्या स्वतंत्रता के लिए हुई थी? क्या आज़ादी के लिए हुई थी? तो आप लोग बताइए। तो फ्रांस की क्रांति की अगर बात करें तो यह जो है स्वतंत्रता के लिए हुई थी। तो फ्रांस में अगर बात करें तो फ्रांस में जो है कुल 3 वर्ग में बटे हुए थे। पहला था पादरी, दूसरा था कुलीन और तीसरा था जो है सर्वसाधारण वर्ग जिसको कहते हैं। तो पादरी को कुछ विशेष अधिकार था, ठीक उसी प्रकार कुलीन को भी विशेष अधिकार था, लेकिन सर्वसाधारण जो था उस पर सारा का सारा टैक्स जो है सर्वसाधारण के ऊपर लगता था। तो इसीलिए फ्रांस में जो है उसी को समानता के लिए जो है फ्रांस में क्रांति हुई थी कि सर्वहारा वर्ग पर सारा लोड जो पड़ता था, जितने भी टैक्स होते थे वो सर्वहारा वर्ग पे करते थे। इसीलिए जो है फ्रांस की क्रांति जो है अगर बात करें तो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के लिए हुई थी। तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे नेक्स्ट है टेले क्या है। तो टेले क्या है? तो टेले एक जो है प्रकार का भूमि कर था। क्या था यह? भूमि कर। यह किसके द्वारा लगाया जाता था? तो यह जो है कुलीन के द्वारा लगाया जाता था। कुलीन के द्वारा लगाया जाता था। यह भी फ्रांस क्रांति से संबंधित है। मैं ही राज हूँ और मेरे ही शब्द कानून है, ये कथन किसका है? यह जो है कथन लुई 14वां का है। यह कथन लुई 14वां का है। आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। इस तरह से प्रश्न जो है आप लोग को आगे TRE 4 में पूछा जा सकता है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग करिए, और अगर अच्छा लगेगा तो आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। अगला प्रश्न है वर्साई की शीश महल का निर्माण किसने कराया था? तो वर्साई के महल का निर्माण किसने कराया था? जो है लुई 14वां। किसने कराया था? लुई 14वां। आइए, लुई 14वां ने किस फ्रांस की राजधानी को घोषित किया था? तो यहाँ पूछा जा रहा है लुई 14वां ने किसे फ्रांस की राजधानी को घोषित किया गया था। तो लुई 14वां जो है फ्रांस की राजधानी को क्या घोषित किया था? वर्साई। वर्साई को जो है फ्रांस की राजधानी घोषित किया था। अगला प्रश्न है लुई 16वां फ्रांस की गद्दी पर कब बैठा था? तो लुई 16वां फ्रांस की गद्दी पर कब बैठा था? तो 1774 ईस्वी में। आप लोग बताइए कि लुई 16वां की पत्नी का क्या नाम था? तो और वह पत्नी कहाँ की थी? तो लुई 16वां की अगर पत्नी की बात करें तो इसकी नाम थी मेरी अंतुआनेत। मेरी अंतुआनेत। और यह जो है ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। कुल आप लगभग बात करें तो कुल 50 प्रश्न, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप लोग देख रहे होंगे किस लेवल का प्रश्न है। यह प्रश्न आप लोग को बिल्कुल अच्छे तरह से परीक्षा में उपयोगी होगा। फ्रांस की राज क्रांति कब हुई थी? देखिए फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1789 ईस्वी में। किसके शासनकाल में फ्रांस राज्य की क्रांति हुई थी? यह जो है लुई 16वां के काल में हुई थी। तो देखिए लुई 16वां काल में क्यों हुई थी? क्योंकि जो है फ्रांस जो है अमेरिका के 13 उपनिवेश को जो है
इंग्लैंड से आज़ादी देने के लिए जो है फ्रांस में के ऊपर काफ़ी अधिक कर्ज हो चुका था, जिस कर्ज को अब पे करने के लिए जो है फ्रांस की जो राजा लुई 16वां थी वो जो है तीनों स्टेट की बैठक बुलाई और बैठक में जो यह निर्णय लिया गया कि जो भी कर है वो जो है सर्वसाधारण वर्ग को देना पड़ेगा। तो सर्वसाधारण वर्ग ने जो है क्या किया था, वह बैठक की बहिष्कार कर दिया था और बैठक की बहिष्कार करके वह नेशनल असेंबली खुद को घोषित कर दिया गया। तो आप लोग समझ सकते हो कि यह जो है लुई 16वां के शासनकाल में जो है फ्रांस की क्रांति हुई थी। फ्रांस राजक्रांति समय फ्रांस में कौन सा व्यवस्था थी, तो कौन सी व्यवस्था थी, सामंती व्यवस्था थी। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आप लोग के सामने ये है, फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। तो यह जो है 14 जुलाई को फ्रांस की राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। तो यह क्यों मनाया जाता है, तो यह जो है इसी दिन जो है 14 जुलाई को जो है बास्तिल का जो है पतन हुआ था। क्या हुआ था, बास्तिल के किले का पतन हुआ था। 14 जुलाई 1789 को जो है बास्तिल के किले का पतन हुआ था। तो बास्तिल के किले जो है राजा के निरंकुशता का प्रतीक था। क्या था, राजा के निरंकुशता का प्रतीक था। अगला है, फ्रांसीसी क्रांति में सबसे अहम योगदान किसका था। तो वोल्टेयर, मोंटेस्क्यू और यहाँ पे रूसो होगा। क्या होगा, रूसो। यह जो है दार्शनिक था। वोल्टेयर की अगर पुस्तक की बात करें तो यह जो है वोल्टेयर की पुस्तक क्या था और मोंटेस्क्यू क्या था और रूसो क्या था, आप लोग कमेंट में बताइए। तो वोल्टेयर का जो है अगर बात करें तो वोल्टेयर का पुस्तक का नाम था, क्या नाम था, तो आप लोग इसका जो है कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग का, वोल्टेयर किसका विरोध था। तो वोल्टेयर जो है चर्च का विरोधी था। किसका था, चर्च का विरोधी था। अगला प्रश्न आप लोग के सामने ये रहा, सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसकी रचना है। तो यह जो है रूसो की रचना है। तो यह जो है इसको कभी कभी सामाजिक अनुबंध भी आ जाता है। इससे पहले बार तैयारी 3 में जो है कॉमनवेल्थ पूछा गया था। तो कॉमनवेल्थ किसने दिया था, तो बहुत सारे छात्र ने गलती किया था। तो कॉमनवेल्थ को जो है समान इच्छा भी कह सकते हैं, इसको सामाजिक समझौता भी कह सकते हैं या समान ज्ञान भी कह सकते हैं। तो इस तरह से है। तो इसमें जो है रूसो के द्वारा दिया गया था, सभी व्यक्ति जो है समान होते हैं, सभी व्यक्ति समान होते हैं। यही कॉमनवेल्थ सिद्धांत रूसो ने दिया था। स्टेट जनरल के अधिवेशन की शुरुआत कब हुई थी। तो स्टेट जनरल अधिवेशन कब हुई थी, यह जो है 5 मई 1789 को हुई थी। तो लुई 16वां जो है कि कुल कितने वर्ष के बाद जो है 175 वर्ष के बाद जो है यह बैठक बुलाई थी स्टेट जनरल की। और बैठक में जो है निर्णय लिया गया है कि सर्वसाधारण वर्ग ही जो है सभी जो है जितने भी कर्ज हुए थे इंग्लैंड से फ्रांस अमेरिका के उपनिवेश देश को आज़ाद कराने में, तो वो जो है सर्वसाधारण ने जो है इसी का विरोध कर दिया था। कब किया था, तो 5 मई 1789 में। मापतौल की दशमलव प्रणाली किसकी देन है। तो यह जो है फ्रांस की देन है। मापतौल की दशमलव प्रणाली किसकी देन है, यह फ्रांस की देन है। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आप लोग के सामने है, संस्कृति राष्ट्रीयता का जनक किसे कहा जाता है। तो यह जो है हर्डर को कहा जाता है। यह आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगर बात करें तो यह जो है आप लोग प्रश्न देख रहे हैं तो स्टेट 2025 के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप लोग भी अगर इसको देख सकते हैं, बहुत आप लोग को हेल्पफुल होने वाला है। यहाँ पे है, रूसो फ्रांस में किस शासन पद्धति का समर्थक था। तो रूसो जो है लोकतंत्र का समर्थक था। 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है, ये उक्ति किसकी थी। यह जो है वोल्टेयर की उक्ति थी। यह प्रश्न इस बार TRE 3 में जो है पूछा गया है। TRE 3 में यह प्रश्न पूछा गया है, इसको बिल्कुल आप लोग ध्यान में रखिएगा। क्या है, 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है, यह उक्ति किसकी थी या यह कहा जा सकता है यह कथन किसका है। तो यह जो है वोल्टेयर का है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है, लेटर्स ऑन इंग्लिश किसकी रचना है। यह जो है वोल्टेयर की रचना है। जिस तरह से आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कथन दिया हुआ है, इस सब को जो है आप लोग ज़रूर ध्यान में रखिएगा, क्योंकि यह कथन स्पष्ट रूप से पूछा जा रहा है। हर एक बार जो है यह पूछा जा रहा है यह किसकी रचना है, इसको किसने लिखा है, तो इसको आप लोग ज़रूर ध्यान में रखिएगा। कानून की आत्मा की रचना किसने की थी। यह जो है मोंटेस्क्यू ने यह जो लिखी थी। इसको अगर कभी कभी आप लोग को यह भी दिया रहता है, द स्पिरिट ऑफ द लॉज, द स्पिरिट ऑफ द लॉज लिखा रहता है कभी कभी, इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा।
इंग्लैंड को बनियों का देश सबसे पहले किसने कहा था? यह जो है नेपोलियन ने कहा था। किसने कहा था? नेपोलियन ने कहा था। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आप लोग के सामने है, राष्ट्रीयता का संदेशवाहक किसे माना जाता है? तो यह जो है नेपोलियन बोनापार्ट को जो है राष्ट्रीयता का संदेशवाहक माना जाता है। आप लोग ध्यान में रखिएगा। आधुनिक फ्रांस का निर्माता किसे माना जाता है? तो यह जो है किसे माना जाता है? नेपोलियन को माना जाता है। अगला प्रश्न है, नेपोलियन को और किस नाम से जाना जाता है? तो यह जो है लिटिल कॉर्पोरल के नाम से जो है नेपोलियन को जाना जाता है। यह आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेपोलियन कोड पूछा जा सकता है आप लोग को, जो है नेपोलियन कोड। तो नेपोलियन कोड जो है कितना ईस्वी में आया था? 1804 ईस्वी में नेपोलियन ने एक जो है दस्तावेज जारी करके उसमें जो है महिलाओं के अधिकार के बारे में बताया था, जिसे नेपोलियन कोड कहते हैं। तो यह पूछा जा सकता है कि नेपोलियन कोड कब आया है? नेपोलियन कोड कब आया है? तो वो जो है 1804 ईस्वी में नेपोलियन कोड आया है। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आप लोग को यहाँ पे है, नेपोलियन का जन्म कब हुआ है? नेपोलियन का जन्म कब हुआ है? यह जो है 15 अगस्त 1769 ईस्वी में हुआ है। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, यह पूछा जा सकता है। फ्रांस में डायरेक्टरी के शासन का अंत कब हुआ था? तो यह जो है 1799 ईस्वी में हुआ था। पहली बार नेपोलियन कब काउंसिल बना था? यह कब बना था? तो 1799 ईस्वी भी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आप लोग बताइए कि आप लोग को यह वीडियो से कितना लाभ मिल रहा है। कमेंट बॉक्स में एक बार बताइएगा ज़रूर। और अगर आप लोग को पसंद आ रहा है तो एक बार कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखिए, ताकि आप लोग के लिए जो है हम NCERT और SCERT मिला करके जो है अब नेक्स्ट जो है आप लोग को हम चैप्टर वाइज चैप्टर प्रश्न कराने वाले हैं। इसके लिए आप लोग इस चैनल से ज़रूर जुड़िए। TRE 4 तक आप लोग के साथ हम बिल्कुल अच्छे से सभी प्रश्न को चैप्टर वाइज चैप्टर करवाएंगे। आप लोग को काफ़ी मदद मिलने वाला है। बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना किसने और कब की थी? तो बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना जो है नेपोलियन द्वारा 1800 ईस्वी में किया गया है। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड के कारोबार का बहिष्कार करने के लिए नेपोलियन ने किस व्यवस्था का सूत्रपात किया था? यह जो है महाद्वीपीय व्यवस्था का जो है सूत्रपात किया था। नेपोलियन फ्रांस के सम्राट कब बना था? तो यह जो है 1804 ईस्वी में फ्रांस का सम्राट बना था नेपोलियन। अगला प्रश्न आप लोग के सामने है, इटली की एकता का जन्मदाता कौन था? तो इटली की एकता का जन्मदाता नेपोलियन था। यह आप लोग ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे पूछा जा रहा बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको आप लोग बेबिया कर लीजिए। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ट्रफलगर का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? तो यह जो है 21 अक्टूबर 1805 में हुआ था। यह इंग्लैंड और नेपोलियन के बीच हुआ था। नेपोलियन का कोड किसे कहा जाता है? तो नेपोलियन द्वारा तैयार कानूनों का संग्रह को नेपोलियन कोड कहा जाता था। यह 1804 ईस्वी में नेपोलियन कोड आया था, जिसमें महिलाओं और वहाँ के आम जनताओं के बारे में नेपोलियन ने विस्तृत रूप से उल्लेख किया था। अगला प्रश्न आप लोग के सामने है, मित्र राष्ट्रों की सेना ने नेपोलियन को किस युद्ध में पराजित किया था? तो यह जो है वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन के मित्र राष्ट्र की सेना ने नेपोलियन को पराजित किया था। किस युद्ध में? तो वाटरलू के युद्ध में। वाटरलू युद्ध कब हुआ था? 18 जून 1815 ईस्वी को। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे, किस निर्जन टापू पर नेपोलियन को बंदी बनाकर रखा गया? तो नेपोलियन को कहाँ बंदी बनाया गया था? एल्वा द्वीप इसको कह सकते हैं, एल्वा के टापू पर। नेपोलियन की मृत्यु कब हुई थी? नेपोलियन की मृत्यु 1821 ईस्वी में हुई थी। चलिए आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे, नेक्स्ट प्रश्न है, नेपोलियन का पतन का कारण क्या था? नेपोलियन के पतन का कारण क्या था? रूस पर आक्रमण करना। नेक्स्ट प्रश्न है, किस समझौते के तहत यूरोप के राष्ट्रों ने फ्रांस के प्रभुत्व को कब ख़त्म किया? तो यह जो है वियना समझौता 1815 में ये हुआ था, जो इसके तहत जो है यूरोप राष्ट्रों ने फ्रांस के प्रभुत्व को ख़त्म कर दिया था। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। इटली के एकीकरण के जनक किसे माना जाता है? तो यह जो है मेजनी को माना जाता है। ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है, इटली के एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? इटली के एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? तो मेजनी, काउंट काबूर और गैरिबाल्डी। आप लोग बताइए, पढ़े होंगे। गैरिबाल्डी जो है पैसे से क्या था? जोसेफ मेजनी का जन्म कहाँ हुआ था? तो यह जो है मेजनी का जन्म जनेवा में हुआ था। इसको याद रखिएगा।
अगला प्रश्न आप लोग के सामने है, किस राज्य ने इटली के एकीकरण में अगुवाई की थी? तो यह जो है सार्डिनिया पिडमोंट ने जो है इटली के एकीकरण में अगुवाई की थी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे कि यह जो है एनसीईआरटी और एससीईआरटी को जो है आप लोग को मिला करके जो हम महत्वपूर्ण प्रश्न को छांट के बनाए हैं, तो आप लोग इसको ज़रूर देखिए, बहुत मदद मिलने वाला आपको TRE4 की परीक्षा में। साथ ही स्टेट भी अगर आप देने जा रहे हैं तो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। अगला प्रश्न आप लोग के सामने है, इटली के एकीकरण में सबसे बड़ा बाधक कौन था? तो इटली के एकीकरण में सबसे बड़ा बाधक कौन था? तो ऑस्ट्रिया था। किसने इटली की समस्या को अंतर्राष्ट्रीय समस्या बना दिया था? तो काउंट काबूर इसका सही आंसर हो जाएगा। इटली के एकीकरण की ताकतवर, यहाँ पे इटली के एकीकरण की ताकतवर तलवार किसे कहा जाता है? तो यह जो है गैरिबाल्डी को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने ये रहा, गैरिबाल्डी ने किस नाम से सेना का गठन किया था? तो यह जो है लाल कुर्ती जो है कि सेना नामक कुर्ती का गठन किया था। यंग इटली की स्थापना किसने और कब की थी? तो यंग इटली की स्थापना किसने और कब की थी? तो 1831 में जोसेफ मेजनिक द्वारा जो है यंग इटली की स्थापना किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे है, यदि समाज में क्रांति लानी हो तो क्रांति का नेतृत्व नवयुवकों के हाथ में दे दो, ये कथन किसका है? तो यह जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट कथन है। यह जो है आप लोग ज़रूर इसको आप कहीं नोट्स कर लीजिएगा, क्योंकि कथन ज़रूर पूछा जा रहा है। हर एक बार जो है 1 से 2 से 3 मानिए 203 कथन जो है हर एक बार की परीक्षा में आता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जोसेफ मेजनी हो जाएगा। आइए हम अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे है, कार्बोनरी सोसाइटी के संस्थापक कौन था? तो यह जो है गिवर्टी जो है इसका संस्थापक था। किसका संस्थापक गिवर्टी था? तो कार्बोनरी सोसाइटी का। इटली देश का जन्म कब से माना जाता है? तो कब से माना जाता है? यह 2 अप्रैल 1860 से इटली का जो है जन्म माना जाता है। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला है, वर्साई के शीश महल का निर्माण किसने करवाया था? यह जो है लुई 14वां था। तो वर्साई की महल की अगर बात करें तो यह राजा की निरंकुशता का भी प्रतीक था। अगर कोई भी फ्रांस की क्रांति में अगर कोई भी आम जनमानस जनता किसी भी प्रकार की कुछ गलतियां या राजा के अनुसार इच्छा अनुसार काम नहीं कर पाते थे तो उसे पकड़ के जो है वो उस जेल में बंद किया जाता था। यह एक प्रकार का शीश महल क्या था? एक प्रकार का जेल था। तो ये रहा आप लोग के सामने कुल 51 प्रश्न जो है आप लोग के सामने हम कर लिए हैं। अब जो है नेक्स्ट आप लोग को जो है हम कल की वीडियो में बात करने वाले हैं पूरा 151 से लेकर के अब आगे हम 100 तक कंटिन्यू करेंगे। और प्रश्न जो है कुल अगर प्रश्न की संख्या कहे तो हम 500 प्रश्न को बिल्कुल अच्छे तरह से तैयार कर लिए हैं। अब जो है आप लोग को हम लगातार रोज़ 50-50 प्रश्न को लेकर के करेंगे। जैसे ही यह सीरीज़ ख़त्म होता है तो आप लोग को हम क्लास 9 से शुरू करेंगे। क्लास पहले 9 से शुरू करेंगे। चैप्टर वाइज चैप्टर हिस्ट्री और पॉलिटी का आप लोग को पूरा चैप्टर वाइज चैप्टर महत्वपूर्ण प्रश्न को कर लेंगे। अगर इतना प्रश्न हम लोग कर लेते हैं तो जो है बीपीएससी कहाँ से प्रश्न पूछेगी? एनसीईआरटी और एससीईआरटी से हम कुल अगर जब 1500 प्रश्न कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि कहीं आप लोग का प्रश्न छूटेगा। तो अगर आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आगे आप लोग को बहुत अच्छा से आप लोग को हम विस्तारित से बताने वाले हैं, क्योंकि उस पर हम अभी काम कर रहे हैं, क्वेश्चन को अच्छे तरह से तैयार कर रहे हैं। तो दोस्त इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।